Good afternoon, everyone. Shiva, good afternoon. Ritik, good afternoon. God bless you, beta. Dheeraj, good afternoon. Good afternoon, Prince. Ankita, good afternoon. Good afternoon. चलो दीपक, गुड इवनिंग बेटा, है ना? और तुम याद रखो तुम्हें। चलो, सो टुडे विल बी स्टडिंग द वोल्ट। देखो, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। देखो, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंटीजर मल्टीपल होती है इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू के। ठीक, मैं लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। सर्किट in which लिखा क्यों नहीं जा रहा, in which output voltage is an integer multiple of the circuit in which output voltage is an integer multiple of peak value of input voltage is called as a voltage multiplier circuit. It's called as a voltage multiplier circuit. तो जो वोल्टेज डबलर सर्किट होगा उसमें आउटपुट वोल्टेज 2 Vm होगी। जो वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट होगा उसमें वोल्टेज 3 Vm होगी। जो वोल्टेज क्वाड्रुपल सर्किट होगा वोल्टेज तो आपको नहीं लगा हुआ भी मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ और यहाँ लोड रेजिस्टेंस आरएल भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सर्किट में लगा दूंगा, लगा लो तो बेटर है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्किट में। सो नाउ यू सी, जब ऐसे जाएगी कि फॉरवर्ड बायस होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, प्लस माइनस वी, प्लस माइनस वी। क्या होगा यहाँ पे, कुछ आउटपुट वोल्टेज आएगी, पॉजिटिव पीक वी आउटपुट डैश के कितना आएगा, 2 Vm। तो पढ़ा हुआ है हमने पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, ये क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। तो वी आउटपुट डैश विल बी 2 टाइम्स Vm, 2 टाइम्स Vm द पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक वैल्यू। फिर अब जब ये 2 Vm होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये चार्ज होगा, कहां तक चार्ज होगा, 2 Vm तक, उसके बाद ये होल्ड करेगा वैल्यू। तो वी आउटपुट कितना आएगा, 2 Vm।
Can you see it is a voltage doubler circuit? ये क्या है हमारे पास? वोल्टेज डबलर सर्किट है। क्लैम्पर सर्किट कल ही लगाता हूं तो मुझे ये यहाँ पे नो अबाउट दिस आउटपुट वोल्टेज भी तो आ गई। ये इसका मतलब पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट मुझे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट नहीं दे पाए, मुझे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट नहीं दे पाए। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। इस डायोड से जब ये फॉरवर्ड बायस होगा यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी वी आउटपुट डैश? वी आउटपुट डैश विल बी वी इनपुट माइनस वी एम। ओके, अब ये जब फॉरवर्ड बायस होगा ऑफ वी आउटपुट डैश वी एम माइनस वी एम यानी कि जीरो, इसका मतलब आउटपुट कितना आया? जीरो आया। फिर से वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट नहीं मिला। क्या आया भाई? इस पर क्या लिया हुआ हमने? दिस इज नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। तो अगर एक नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट और पॉजिटिव पीक डिटेक्टर लग जाते हैं तो हमें कितना मिलता है? जीरो मिलता है। नाउ इफ यू सी, दोबारा से आउटपुट तो यही आएगा, वी आउटपुट डैश विल बी वी इनपुट माइनस वी एम। अब ये रिवर्स बायस में जाएगा तो नेगेटिव पीक देखेंगे, माइनस टू वी एम। तो ये जब यहां से चार्ज होगा तो ये माइनस टू वी एम तक चार्ज होगा एंड आउटपुट विल बी माइनस टू वी एम, यानी कि वोल्टेज डबलर सर्किट। तो जब नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के साथ हम नेगेटिव पीक डिटेक्टर लगाते हैं तो फिर से हमें वोल्टेज डबलर मिलता है। वोल्टेज डबलर सर्किट यहां तक सबको समझ में आया? यानी कि अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें वोल्टेज डबलर सर्किट चाहिए
माइनस वी एम। हमें आउटपुट क्या मिलता है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में? वी इनपुट प्लस वी एम। वी इनपुट प्लस वी एम, वी गेट इन अ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट इसके आउटपुट पे। और फिर जब पॉजिटिव पीक डिटेक्टर होते यूज होता है तो आगे 2 VM मिल जाता है। सही है। और व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। तो आउटपुट क्या मिलता है? वी इनपुट माइनस वी एम, एंड देन वी यूज अ नेगेटिव पीक डिटेक्टर। तो ये माइनस 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 2 वी। सो ये दो जो है हमें जो है वोल्टेज डबलर सर्किट जो है हमें देते हैं। सो वी गेट अ वोल्टेज डबलर सर्किट बाय यूजिंग दिस। क्लियर है? सही है ना? जल्दी से कॉपी कर लो, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। Vm sin omega t, diode D1, diode T2, capacitor C1, capacitor C2, and the output voltage V naught. चलो बेटा इसको एनालाइज करो जरा, देखो कुछ एनालाइजेशन हो पा रही है इससे। गिव इट अ ट्राई। एंड वी हैव गिवन अ साइनसॉइडल इनपुट। तुम दूसरे के लिए ले लो एक ही बात है, बट वी हैव गिवन अ साइनसॉइडल इनपुट। तो हमने एक साइनसॉइडल इनपुट दिया, ट्राई टू एनालाइज इट।
देखो वैसे तो मैं तुम्हें लगभग सब कुछ करवा ही रहा हूँ कि कुछ आए तो आपको अजीब ना लगे या नया ना लगे। बट द थिंग इज दिस कि अगर कुछ नया आता भी है यू शुड बी एबल टू हैंडल इट एक्चुअली, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद एनालाइज करो इसको। देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस को वोल्टेज जो है इसको कह लेते हैं VC1। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको कह लेते हैं VC2। When the circuit will start working, that is in the positive half cycle, for the positive half cycle, if we talk about पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा? D1 फॉरवर्ड बायस्ड, D2 रिवर्स बायस। तो ये तो चार्ज नहीं होगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो VC कितना हो जाएगा? ये शॉर्ट हो गया हुआ है। VC विल बी इक्वल टू V इनपुट, VC1 सॉरी, इज इक्वल टू V इनपुट। नाउ एट, है ना, वेव फॉर्म बना देता हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू एनालाइज। Okay, so now 0, this point will be T by 4, T by 2, 3T by 4, T 5T by 4 and so। अब मैं कह रहा हूं बेटा एट T इक्वल टू T by 4, V इनपुट अपनी पीक पकड़ेगा। V इनपुट अगर अपनी पीक पकड़ेगा तो VC1 कितना हो जाएगा? VM। तो VC1 V इनपुट के बराबर खाली T से T by 4 तक रहेगा। बिकॉज जैसे ही मैं T/4 के आगे निकलूंगा V इनपुट VM से कम हो जाएगा। तो अब VC1 कांस्टेंट VM पे मेंटेन रहने वाला है, इट विल बी मेंटेन्ड एट VM। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे फॉर T ग्रेटर देन T/4 कैपेसिटर 1 विल होल्ड इट्स वोल्टेज वैल्यू, विल होल्ड इट्स वोल्टेज वैल्यू। गुड आफ्टरनून फैज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो पॉजिटिव तो हो गया और अब हमें ये पता लग गया है कि 0 से T/2 तक जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा VC1 जो है वो VM को ही पकड़ के रखेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम आएंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 1 ये रिवर्स बायस, क्योंकि नेगेटिव ऐसे होगा, अब डायोड 1 रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड 2
फॉरवर्ड बायस होगा। जब डायोड टू फॉरवर्ड बायस होगा तो अब कैपेसिटर टू D2 के थ्रू चार्ज होगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस से शॉर्ट है, Vc2 किसके बराबर है? V इनपुट के। Vc2 V इनपुट के बराबर है। लेकिन अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा एट 3/4 t, एट t इज इक्वल टू 3/4 t, Vc2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस Vm के। क्योंकि Vc2 V इनपुट के बराबर और V इनपुट माइनस Vm है एट t इज इक्वल टू 3/4 t। तो क्या हो गया ये? यानी t/2 से 3/4 t तक तो Vc2 V इनपुट के बराबर है। लेकिन इसके बाद गिव मी अ सेकंड, लेकिन इसके बाद ये तो मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया है। तो अब जब वोल्टेज मैग्नीट्यूड में इससे कम होगी, ये कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को होल्ड करेगा। सो सेम चीज यहां पे लिखी थी, फॉर t ग्रेटर देन 3/4 t, capacitor 2 will hold its voltage value. Its voltage value. यहां तक सबको समझ में आया बेटा? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, है ना? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा V नॉट निकालते हैं। V नॉट विल बी Vc1 माइनस Vc2। व्हाट इज Vc1? Vm। Vc2 इज माइनस Vm। कितना आ गया? 2Vm। और व्हाट यू कैन डू, आप इसको माइनस बोल दो, इसको प्लस। मतलब अगर पोलैरिटी मैंने उल्टी ली होती तो मैं बोल रहा हूं क्या होता? V नॉट क्या आता? Vc2 माइनस Vc1। Vc2 कितना हो गया? माइनस Vm माइनस Vc1 Vm, that is minus 2Vm, that is minus 2Vm. So this circuit is what? Voltage doubler circuit। हमारे पास voltage doubler circuit है। This is a voltage doubler circuit that we have drawn over here. And if you notice, this is can you see this is a positive peak detector circuit कि जब ये यहां से चार्ज होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो प्लस माइनस Vm आएगी, तो ये पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करेगा बिकॉज आउटपुट इस कैपेसिटर के अक्रॉस है। सो व्हाट आउटपुट इज पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। और अगर आप नोटिस करें, दिस पोर्शन इज this is a negative peak
डिटेक्टर सर्किट, ये हमारे पास एक नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट, मतलब मैं खाली पोलैरिटीज की बात कर रहा हूँ, मतलब वोल्टेज की। तो जब ये नेगेटिव साइड में चार्ज होगा तो ये प्लस माइनस वीएम होगा। आई बात समझ? तो हमने एक पॉजिटिव पीक डिटेक्टर और नेगेटिव पीक डिटेक्टर को बैक टू बैक लगा के भी एक वोल्टेज डबलर को हमने अचीव कर लिया है। हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जो मैंने अभी तक करवाया है ना आपको, ये फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जो मैंने चीजें आपको करवाई है वोल्टेज मल्टीप्लायर में, तो ये ढंग से करना है। इसके बाद जो मैं करवा रहा हूँ वो नॉर्मली आज तक कभी पूछा भी नहीं गया, मुझे ध्यान नहीं है। मतलब हो सकता है बहुत पहले पूछा गया हो, मेरी आंखों के से वो क्वेश्चन स्किप हो गया या मेरी मेमोरी से निकल गया। बट जो मैं अब करवा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन पता होना चाहिए। 2 मिनट का टॉपिक है, जहाँ इतना समझा तो उसको 2 मिनट की चीज को समझने में क्या जाता है। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर अनदर सर्किट। दैट इज अ प्रॉपर वोल्ट। अभी तो क्या था, खाली वोल्टेज डबलर पड़े हैं, मतलब मैंने हेडिंग तो यहाँ पे डाली थी वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, पर अभी तक हम सिर्फ वोल्टेज डबलर पढ़े जा रहे हैं, है ना? हमने सिर्फ वोल्टेज डबलर पढ़े हैं। ओके, अब मैं आपको सही में दिखा रहा हूँ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कैसा होगा। ऐसे ही आप और स्टेजेस भी आगे लगा सकते हैं, जैसे कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, लाइक। लेकिन इतनी सफिशिएंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आफ्टर दिस यू विल बी नोइंग कि कर क्या रहे थे और क्या मतलब है। इतने स्टेजेस बहुत है, और एक पैटर्न दिखेगा हमें। आगे भी वही पैटर्न फिर कंटिन्यू होता जाएगा, सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ अ लॉट मोर स्टेजेस।
चलिए बेटा देखते हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा एंड Vc1 विल बी इक्वल टू Vm। ठीक है, तो V आउटपुट 1 कितना आया? V आउटपुट 1 इज V इनपुट माइनस Vm। ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा? गुड। Vc2 जब ये नेगेटिव साइड में होगा, V आउटपुट 1 नेगेटिव साइड में होगा तो डी अब क्योंकि अब ये इनपुट है नेक्स्ट स्टेट के लिए, और जो पीछे मैंने दिखाया डबलर सर्किट्स में, तो जब ये नेगेटिव साइड में होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये कहां तक जाएगा? -2 Vm तक। -2 Vm तक। तो Vc2 कितना हो गया? +2 Vm। पोलैरिटी मैंने प्लस ली है इस साइड, तो ये +2 Vm, तो मतलब 2 Vm आ गया। तो V आउटपुट 2 कितना आया? V आउटपुट 2 विल बी V आउटपुट 1 प्लस Vc2। व्हाट इज V आउटपुट 1? V इनपुट माइनस Vm। कितना ये आ गया? V इनपुट प्लस Vm आ गया। V इनपुट प्लस Vm आ गया। ठीक है, क्लियर है? लेट्स गो फॉर Vc3। Vc3 मतलब जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब V आउटपुट टू पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, तब ये चार्ज होगा। जब ये पॉजिटिव पीक पकड़ेगा तो इसका पीक आएगा। पॉजिटिव पीक कितनी पकड़ेगा? Vm प्लस Vm 2 Vm। V आउटपुट 3 कितना है? V आउटपुट 3 इज V आउटपुट 2 माइनस Vc3। V आउटपुट 2 अभी निकाला है, V इनपुट प्लस Vm -2 Vm, यानी V इनपुट माइनस Vm। क्लियर? नेक्स्ट Vc4। Vc4 मतलब जब ये नेगेटिव साइड पे होगा, इसको फॉरवर्ड बायस करेगा, नेगेटिव साइड पे होगा तो ये Vm और Vm, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? ये 2 Vm तक जाएगा, -Vm -2 Vm, पोलैरिटी मतलब जो ये वाली स्टेज थी सेम वैसा आ गया। V आउटपुट 4 विल बी V आउटपुट 3 प्लस Vc4। V आउटपुट 3 इज V इनपुट -Vm प्लस 2 Vm, V इनपुट प्लस Vm। समझ में आ रहा है? अगली स्टेज ऊपर होती तो सेम यही चलता, V इनपुट माइनस Vm आता, फिर अगली स्टेज V इनपुट प्लस Vm, फिर V इनपुट माइनस Vm। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसका मतलब अगर मुझे इसको जनरलाइजेशन करनी हो तो मैं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Vc1 Vm था, उसके बाद Vc2 Vc3 Vc4 Vc5 सब कुछ किसके बराबर होगा? 2 Vm के। सब कुछ किसके बराबर होगा? 2 Vm के। ठीक है, नेक्स्ट V आउटपुट 1 V आउटपुट 3 V आउटपुट 5 V आउटपुट 7 एंड सो ऑन, सारे बराबर होंगे किसके? V आउटपुट माइनस Vm के। V आउटपुट 2 V आउटपुट 4 V आउटपुट 6 V आउटपुट 8, ये सारे बराबर होंगे V इनपुट प्लस Vm के। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब सर ये सर्किट काम कैसे कर रहा है, मतलब है क्या, कुछ तो बताओ इसके बारे में। ये तो समझ में आ गया सर्किट कर क्या रहा है, पर आपने हेडिंग डाली है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। सो हाउ इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ये देखो यहाँ पे बेटा, इस पहले वाले की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ आपके इसी मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए।
if you see, this is a peak डिटेक्टर। अगर मैं इसके अक्रॉस C1 के अक्रॉस आउटपुट लूं तो मुझे क्या नजर आएगा? VC1 क्या है? VM, यानी कि पीक डिटेक्टर सर्किट, यानी कि पीक डिटेक्टर सर्किट। ठीक है। अगर बेटा मैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आउटपुट लूं, सो कैन यू सी this will be a voltage tripler circuit because VM 2 VM, क्योंकि बाकी सब तो 2 VM अभी बताया था मैंने आप लोगों को, वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट आया। ठीक है। अगर मैं एक और कैपेसिटर के बाद यहां से लेता तो ये वोल्टेज पेंटेबुलर सर्किट होता, क्योंकि फिर यहां पे 2 2 VM मिलता, तो ये 5 टाइम्स, फिर अगले कैपेसिटर से लेता 2 और मिलता 7 टाइम्स। समझ में आ रहा है? स्टेजेस बढ़ाते जाओ, आपको जितने वोल्टेज मल्टीप्लायर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप वोल्टेज मल्टीप्लायर उठा लो वहां से। एंड ये कितना आएगा वोल्टेज? क्वाड्रप्लर। अगर आपको वोल्टेज डबलर चाहिए तो यहां से ले लेते हैं। ठीक है, ये पीक डिटेक्टर वोल्टेज डबलर या वोल्टेज डबलर यहां से भी मिल जाता है, वो तो आपको पता है, किसी से, हर किसी से वोल्टेज डबलर मिलेगा। अब 5 7 9 और इवन में 4 6 8 यहां से मिल जाएगा। तो आपको जितने भी वोल्टेज चाहिए अब आप इस सर्किट से अचीव कर सकते हैं। सो इट्स अ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। क्लियर हो गया बेटा? मजा आ गया? चलो सही सही। सो अब लगभग खत्म हो गया डायोड, कुछ नहीं बचा है। एक छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक बचा हुआ है। बेसिकली दिस इज एन बिग ओवरलैपिंग टॉपिक विद द ईडीसी। तो अब इसमें मैं कुछ कुछ बोलूंगा तो मान लेना है ऐसा होता और याद कर लेना है। बिकॉज एनालॉग का पोर्शन बहुत कम है। अगर आप चाहो तो मैं एनालॉग का पोर्शन एक क्वेश्चन से 2 फॉर्मूले देके खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको फील नहीं आएगा, फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो आई विल बी टचिंग फ्यू थिंग्स ऑफ द ईडीसी। शुरू में ईडीसी ही पढ़ाऊंगा थोड़ा सा अभी, लेकिन शॉर्ट में पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और मैं बोलूंगा ऐसा है तो ऐसा है। यू हैव टू जस्ट टेक इट बाय द वर्ड, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा लेना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्मॉल हेडिंग। गुड गुड संजय, यही चाहिए मुझे बस। चलो लिखो, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। सो बेसिकली एक डायोड के दो तरह के इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं। पहला स्मॉल सिग्नल मॉडल, मतलब बहुत छोटी वोल्टेज जो है वो दी गई है हमारे सर्किट में, मतलब हमारे डायोड में।
छोटी मतलब सर मिली वोल्ट्स में, और जैसे 100 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 5 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, छोटी छोटी वोल्टेज। एंड देन वी हैव लार्ज सिग्नल मॉडल, मतलब वोल्ट्स में 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट में जब दी गई है, दैट इज अ लार्ज सिग्नल मॉडल। ओके, ओके। तो सबसे पहले वी आर गोइंग विद द स्मॉल सिग्नल मॉडल। परेशान नहीं होना बेटा, अभी जब पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं एडीसी की टच करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट ध्यान रख लेनी है। नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वो दो क्वेश्चंस जो टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में, तो बस वो दो, उसमें 2 क्वेश्चन काम के, काम के तो 4 ही हैं, बट 2 क्वेश्चन स्मॉल सिग्नल लार्ज सिग्नल को प्रॉपरली टच करेंगे। तो वो दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, बस हो गया टॉपिक खत्म। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैंने कहा, इफ द इनपुट सिग्नल is small, that is in millivolts। अगर इनपुट सिग्नल जो है वो छोटा है, यानी कि मिली वोल्ट में है, तब डायोड जो है वो रिप्लेस किया जाता है विद इट्स स्मॉल सिग्नल मॉडल। ठीक है। अगर आपका इनपुट मिली वोल्ट्स में, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो आप स्मॉल सिग्नल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायोड को आप उसके स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक। और ये है हमारा केस व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अभी मैं फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं, ठीक है। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, तो हम बोलते हैं उस केस में हम डायोड को इक्विवेलेंटली रिप्लेस करते हैं उसके स्मॉल सिग्नल मॉडल के साथ। विच इज दिस। अ डायोड इज रिप्लेस्ड लाइक दिस, जहां पे आरडी होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस या फिर एसी रेजिस्टेंस। ठीक है। आरडी इज डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, and CD is called as the diffusion capacitance और the storage capacitance। CD क्या है? डिफ्यूजन या फिर स्टोरेज कैपेसिटेंस। तो अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, चीजें क्लियर होंगी। बेसिकली जब हम लोग सर पढ़ते हैं, पर हमने आज तक कभी भी सीडी नहीं देखा सर, वी ऑलवेज यूज आरडी। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जब हम लोग एसी लगाते हैं, व्हेन वी डूइंग द एनालिसिस, तो हमें एसी सिग्नल, स्मॉल सिग्नल मतलब एसी दिया हुआ, मैंने छोटा एसी दिया हुआ, स्मॉल सिग्नल समझ में आ गया ना, एसी सिग्नल दैट आई हैव गिवन। ओके। तो जो मैं छोटा सिग्नल देता हूं इसमें, तो सर मैंने तो यही लगाया, मैंने कभी ये लगाया नहीं। उसका रीजन है, वेरी सून आई एम गोइंग टू टेल यू, या सुन लो, अभी सुन लो, अभी आगे चल के फिर लिखवा दूंगा। सो बेसिकली व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, ये सब बीडीसी में देखोगे, सीडी वगैरह क्या आता है, जंक्शन कैपेसिटेंस, ये वहां देखोगे। जब मैं रिवर्स बायस करूंगा, अभी करूंगा, दिखाऊंगा अभी, एट दैट टाइम द कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। जब मैं इसको रिवर्स बायस करूंगा, तो जो कैपेसिटेंस होगी उस केस में हम सीटी लिखते हैं उसको, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। तो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, कि हम कभी भी जब पढ़ते हैं, एनालॉग में क्वेश्चंस करते हैं, हम कभी भी सीडी या सीटी को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों हमें नहीं लिखती है? बिकॉज CD and CT, they are of picofarad values।
ठीक है, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पिकोफैरेड्स। सीडीसीटी पिकोफैरेड्स में होते हैं। और बेटा हम लोग जब एनालॉग में काम कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग एट लो फ्रीक्वेंसीज, हम नॉर्मल लो फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे होते हैं। सो if you see at that time, what will be the capacitive reactance? 1 upon omega, which is a low frequency, into C, which is 10 to the power minus 12. ऊपर जाके वो 10 to the power plus 12 ohms देगा रिएक्टेंस। आपको लगता है कि ये पिक्चर में आएगा या ओपन सर्किट कर दूं इसे? If some reactance is 10 to the power of 12 ohms, you're going to replace it by an open circuit, obviously. इस वजह से आपको सीडी और सीटी नजर नहीं आता है। बट अगर आप माइक्रोवेव्स में काम कर रहे हैं, okay, if you're working at the microwave frequency, that is frequency of the order of 10 power 6, 10 power 7, 10 power 8. So if you're working in the microwave frequency, at that time, अगर आप नोटिस करेंगे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे ये पिक्चर में आता है, उसको लेना पड़ता है, लेते हैं हम लोग। अगर किसी ने माइक्रोवेव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वहां पे आपको पता है ये सब चीजें पिक्चर में लेते थे। यहाँ तक कि हम ट्रांजिट टाइम जो होता था, उस तक को पिक्चर में लेना पड़ जाता है माइक्रोवेव में। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिट टाइम तक नजर आने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग टाइम देखना पड़ता है कितना है, वो चीजें पिक्चर में आने लग जाती है। बट राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग माइक्रोवेव्स, वी आर नॉट डीलिंग विद माइक्रोवेव्स. So we are not working at that high frequency. But somehow, if in some question the frequency is given and he has mentioned that the frequency is high, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, like that, at that time, this will be the small signal model that you will be using, not only RT. आप ये पूरा बनाएंगे, फिर सीडी लेंगे पिक्चर में और कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया बेटा यहां तक? समझ में आया यहां तक? तो जो आपका आर डी है बेटा, दिस इज डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। सी डी जो है अपना, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और स्टोरेज कैपेसिटेंस। तो हमने कोई एसी सिग्नल दिया, वो एसी सिग्नल बहुत वीक है, बहुत स्मॉल है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीवोल्ट्स, तो आप डायोड को इससे रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस, फॉर द एनालिसिस पर्पस। चलूं आगे बेटा, चलूं आगे। मैं वैसे ही सीडीवीडी की वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है, आप ईडीसी में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं आपके लिए लिख रहा हूं, कहीं आप तो ईडीसी पढ़ोगे नहीं, कहीं क्वेश्चन दे दिया जिसमें कुछ ऐसे वैल्यूज दे दी, तो आपको हल्का फुल्का तो आइडिया रहे निकालने का, है ना, क्वेश्चन ना छूट जाए छोटी सी चीज के लिए। तो द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉर्मूला इज tau upon eta vt I plus I naught, I plus I naught। ये I क्या है? I is the diode current, forward bias diode current। I naught is the reverse bias current, जिसको हम लीकेज करंट या फिर saturation current भी बोलते हैं। That when the diode is reverse biased, at that time whatever the current flows through the diode is called as reverse saturation current or the leakage current। ओके, तो ये I naught है। I क्या है? फॉरवर्ड बायस है, जब डायोड उसकी करंट क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, आई और आई नॉट में से कौन सा बड़ा होगा या डिपेंड करेगा सर्किट पे, आई नॉट पे? वी नो दैट आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट, बिकॉज फॉरवर्ड बायस पे करंट तो ज्यादा है, रिवर्स बायस की तो नैनो एम्पियर, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल करंट। सो आई इज far greater than I naught. So the diffusion capacitance, can I write it approximately as tau upon eta vt into I, eta vt into I। So what is eta? Eta is ideality or utility factor, क्या होता है अभी बता देंगे, वैल्यू क्या लेंगे, vt की वैल्यू क्या लेनी है आगे चल के, I'll tell you, but I don't think this formula will be utilized, but लिखने मैंने लिख दिया है, कहीं यूज हो ना जाए, एडीसी में आएगा, ठीक है। तो काम की चीज कि अगर मेरे पास स्मॉल एसी सिग्नल मैंने दिया है, मेरे पास एक डायोड है, मुझे एनालिसिस करना है, मैं उसको इससे रिप्लेस करूंगा। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो इसको भी ओपन कर सकते हैं आप लोग।
ये था फॉरवर्ड बायस. नाउ इफ द डायोड इज रिवर्स बायस, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द सिचुएशन? आई वांट टू नो कि उस केस में इसको कैसे रिप्लेस करेंगे. तो रिवर्स बायस में हम उसको रिवर्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, विच इज ऑब्वियसली इंफिनिटी ओपन सर्किट, तो ये टेंडिंग टू इंफिनिटी होती है. और सीटी इज द ट्रांजिशन ऑफ द स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, मैंने अभी आपको बताया रिवर्स बायस के टाइम जो कैपेसिटेंस है. तो लिख देते हैं आर आर क्या होता है? रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड सीटी इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस. और आर आर जो है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, जैसा कि आप जानते हैं. यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? यहां तक क्लियर हो गया ना? नो. नेक्स्ट पॉइंट. अभी मैंने आपको सीडी और सीटी वाला पॉइंट बताया था कि वो लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे उनका इफेक्ट कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, है ना? वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत ना आए. सीडी एंड सीटी, एक लिखना सीडी एंड सीटी, सिंपल. सीडी एंड सीटी आर इन picofarad. So their capacitive reactances very, very high at low frequency because Xa is 1 upon omega c. CD and CT are in picofarad, so their capacitive reactance is very high at low frequency, and therefore they are treated as an open circuit at low frequency. Full stop. If input is of high frequency, then their effect is considered.
then the effect is considered. Okay. तो अब हम जा रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल. अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने बात करी थी स्मॉल सिग्नल मॉडल की. अब स्मॉल सिग्नल मॉडल में आपको समझ में आ गया लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का. अगर हाई फ्रीक्वेंसी है सीडी लेना है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है लो फ्रीक्वेंसी तो सीडी नहीं लेना है. सो वी आर गोइंग फॉर नाउ लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल. ओके. तो ये है हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल. कि अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो मैं डायोड को सिर्फ रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा फॉरवर्ड बायस में, और अगर मेरा डायोड रिवर्स बायस होगा तो मैं उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करूंगा, बिकॉज आर आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी. आर आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ग्रेट. नेक्स्ट. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि मेरे पास अगर लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल एसी सिग्नल है मेरे पास, तो मेरा डायोड काम करेगा? मेरा डायोड काम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा सर, क्या दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि मैंने डायोड में मिली वोल्ट में वोल्टेज लगाई है, और अगर मैं डायोड में मिली वोल्ट में वोल्टेज लगाऊंगा तो डायोड तो ऑन ही नहीं होगा, बिकॉज डायोड की कट इन वोल्टेज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन, 0.7 वोल्ट है. तो जब तक मैं 0.7 वोल्ट तक पहुंचूंगा नहीं, डायोड तो मेरा ऑन ही नहीं होगा, कंडक्ट ही नहीं करेगा. तो स्मॉल सिग्नल पे तो डायोड काम ही नहीं करेगा. स्मॉल सिग्नल पे तो डायोड काम ही नहीं करेगा. क्या एनालिसिस एनालिसिस की बात कर रहे हैं? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग डायोड के साथ जब एक स्मॉल एसी सिग्नल लगता है, हम लोग एक डीसी भी लगाते हैं जिसको हम डीसी बायसिंग कहते हैं, विच वी विल बी स्टडिंग ग्रेट डिटेल इन बीजीटी वेरी सून. बीजीटी आई थिंक विल स्टार्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो हम डीसी वोल्टेज देके डायोड को फॉरवर्ड बायस रीजन में आगे लेके जाते हैं, कटिंग के आगे, और फिर उसमें स्मॉल एसी सिग्नल देके काम करवाते हैं. फिर उसमें स्मॉल एसी सिग्नल देके काम करवाते हैं. बात समझ में आई कि मैं डीसी अब क्यों लगाने लगा? बिकॉज नो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डीसी, बट आई वांट यू टू नो व्हाई आई हैव कनेक्टेड द डीसी. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है? ठीक है, चलो. तो जब हम डीसी लगाते हैं तो हम एक ऑपरेटिंग पॉइंट सेट कर रहे हैं. मतलब डीसी लगा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिस पॉइंट पे कुछ वोल्टेज होगी, जहां पे मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और वहां पे मैं अपने डायोड को काम करवाऊंगा, डायोड को ऑपरेट करवाऊंगा. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल दैट पॉइंट एज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड. ओके. So now we are talking about the
operating point of the diode. तो हमने क्या किया, हमारे पास डायोड है, मैं बना देता हूँ। ये है हमारे पास, ये है हमारे, ठीक है। तो क्या है, ये मेरे पास एक इनपुट वोल्टेज है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस रजिस्टर है जो लिमिट कर रहा है करंट को, और ये डायोड है। मैंने डायोड के साथ वोल्टेज लगाई इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए, एक ऑपरेटिंग रीजन सेट करने के लिए। ओके, तो बेटा पहले इस सर्किट से आईडी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द आईडी फ्रॉम दिस सर्किट? आईडी विल बी V input minus VD divided by the resistance R. ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई कैन राइट इट एज ID is equal to minus 1 by R VD plus V input upon R. As you can see, this equation I have obtained by solving the circuit. इस सर्किट को सॉल्व करके मैंने इक्वेशन निकाली है, तो इसका नाम मैंने रख दिया सर्किट इक्वेशन। चलेगा नाम, क्योंकि सर्किट सॉल्व करके निकाली तो सर्किट इक्वेशन रख दिया इसका नाम। एंड नाउ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड, इसकी डायोड की करंट की इक्वेशन जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, आई थिंक सबको पता होगी जिन लोगों ने ईडीसी पढ़ा हुआ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भी कॉलेज में शुरू में यही सब पढ़ते हैं, आईडी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर दिस वीडी अपॉन ईटा वीटी माइनस वन। ठीक है, ठीक है, कि सुनी होगी आईडी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर वीडी बाई ईटी वीटी माइनस वन। एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस इक्वेशन। वो भी तो यहाँ पे वैलिड है, बिल्कुल। कॉलेज में कहीं से पढ़ा होगा बेटा, नहीं तो अगर ईडीसी पढ़ लिया फिर तो कहीं सुना सुना नहीं, फिर तो याद होता, कॉलेज में पढ़ा होगा बेटा आपने। सो द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड, दिस विल बी आई नॉट इंटू ई टू द पावर वीडी बाई ईटा वीटी माइनस वन। दिस इज द डायोड इक्वेशन, जो डायोड से मिलती है इक्वेशन। ये मैंने सर्किट से निकाली थी, ये इस डायोड की इक्वेशन है, डिवाइस की इक्वेशन है। ठीक है, Now, अभी मैं आपको आगे चल के वैल्यूज लिखवाऊंगा। ईटा इज गोइंग टू बी वन, दैट आइडेंटिटी एंड यूटिलिटी फैक्टर, लेट्स से इट इज वन, जर्मनी वन लेके चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं मेंशन, वन लिया हुआ, ईटा वन है। वीडी इट विल बी अराउंड 0.7 0.8 0.9 वोल्ट, बिकॉज डीसी लगा के अपने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। फॉरवर्ड बायस किया वी गामा के ऊपर हो तो आप 0.7 0.8 0.9 वोल्ट में से कुछ भी आपकी वैल्यू हो सकती है, बट जस्ट सिलिकॉन डायोड। चलेगा, चलेगा, इतना समझ में आ रहा है? And VT is the thermal voltage and VT is T upon 11,600 और KT by Q। जिन लोगों ने पढ़ा एडीसी आपको पता है, मैं बाकी लिख दूंगा, भी चिंता मत करो आप लोगों को लिए, बस जनरल समझ लो। VT की वैल्यू है 26 मिली वोल्ट सपोज। बेटा अगर ये 26 मिली है, ये मिली ऊपर जाके किलो है, ई टू द पावर, ये भी ईटा भी वन है, वीडी भी मैंने कहा 0.7 0.8 है, तो अप्रोक्सीमेटली ऊपर 1000 आ गया। ई टू द पावर रफली 1000 की वैल्यू के साथ वन कंपेरेबल है? वन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके सामने। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ diode is forward bias e to the power vd upon eta vt वन से बहुत बड़ा होगा, therefore id is equal to
I naught e to the power vd by ईटा vt लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, चलेगा? इसको निग्लेक्ट कर दिया मैंने। ये इक्वेशन डायोड को देख के डायोड से लिखी जाती है ईडीसी में, तो ये इक्वेशन कहलाती है डिवाइस इक्वेशन। ये क्या है? डिवाइस की इक्वेशन, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज डिवाइस इक्वेशन। इसको हमने क्या बोल दिया? डिवाइस इक्वेशन को। फाइन, यहां तक क्लियर हो गया? यू टेल मी वन थिंग, the current that I'll be getting from the device equation and the current that I'll be getting from the circuit equation, will these currents be same or different? जो करंट मैं डिवाइस इक्वेशन से निकालूंगा और जो मैं सर्किट इक्वेशन से निकालूंगा, वो सेम होंगी डिफरेंट? सेम ही होंगे भाई, डिफरेंट कैसे हो जाएगी? सेम ही तो होगी। करंट तो आईडी है, चाहे मैं आईडी यहां से निकालूं, चाहे मैं आईडी यहां से निकालूं, डायोड की करंट तो वही रहेगी, है ना? वो थोड़ी ना बदल जाएगी। चलो, तो अभी ईडीसी चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं अभी अपना एनालॉग चालू नहीं हुआ है। ईडीसी में बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए, बस हल्का से ईडीसी टच कर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आई नॉट बताया था, आई नॉट को बेटा आई एस भी लिखते हैं, अगर आपने कहीं आई एस पढ़ा हुआ है, आई एस एंड आई नॉट बोथ आर द सेम नोटेशंस फॉर दिस। आई नॉट होता है बेटा हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट, कुछ भी कह सकते हैं। ओके। अब जो आपका आई नॉट है बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया। तो अभी तो हम टेम्परेचर की बात ही करेंगे मेन, क्योंकि ये काम का चीजें हैं, मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ईडीसी में भी काम आएंगे आएंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन ना आ जाए आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट में चांसेस तो टेंडिंग टू जीरो है। आई नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आई नॉट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या है इसकी डिपेंडेंस? हम कहते हैं पर डिग्री सेल्सियस इट, एक डिग्री से आई, ठीक है, डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर पर डिग्री सेल्सियस पे ये 7% भरता है, तो कितने समय में ये डबल होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस भरने पे ये डबल होगा, तो ये डबल होगा। आई नॉट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई नॉट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना बस, आई नॉट टू विल बी आई नॉट वन टू टू द पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10, है ना? ये इसी इसी से लिखा है, ये एक ही तो बात है। इस जो लैंग्वेज थी उसको मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? अगर 10 डिग्री ये डिफरेंस आएगा तो 2 टाइम्स हुआ, 20 डिग्री आएगा तो 4 टाइम्स हुआ, 30 डिग्री आएगा तो 8 टाइम्स हुआ, सो इट इज डबलिंग फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ओके, ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये हमने आई नॉट की बात कर ली, आई नॉट की क्लैरिटी मिल गई। नेक्स्ट बातचीत करते हैं हम लोग वीटी के बारे में। वीटी क्या है? वीटी इज थर्मल वोल्टेज और वोल्ट equivalent of what? Temperature. So it is given by the formula Vt is equal to Kt by Q.
where K is the Boltzmann's constant, T is the temperature, Q is the charge. तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, अभी चलो पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो VT कितना आ जाता है, यू पुट द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड द चार्ज, तो आप इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, बिकॉज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट, चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट, सो यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी T अपॉन 11600, ठीक है। T अपॉन 11600 इज व्हाट वी गेट। यहां पे याद रखना T इज इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में मत डाल देना, टी किस में होता है, केल्विन में होता है। तो बेटा ये आपका वीटी का फॉर्मूला आता है, टी अपॉन 11600, याद रखना है आपको। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वीटी मिलता है। सो इफ यू गो विद द रूम टेम्परेचर, ठीक है, सो यू गो विद 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रूम टेम्परेचर, और मुझे बताओ वीटी कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर होता है? पूरा 273 होता है या 273.15 ऐसे कुछ होता है क्या? पूरा 273 होता है? नहीं, 0.15, 273.15 करेंगे तो ये आएगा 300.15। 300.15 को हम 11,600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, उसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 25.875। सो 25.875 को शुड आई राइट 26 मिलीवोल्ट और 25 मिलीवोल्ट? 26, ओके। तो बेटा जो VT है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज 26 मिलीवोल्ट, लेकिन कई लोग जो है रूम टेम्परेचर को 27 की जगह 26 ले लेते हैं, एंड देन दे राइट VT एज 25 मिलीवोल्ट। तो भाई दोनों में से कोई भी वैल्यू चलती है, EDC में आपको समझ में आएगा कब क्या लेना होता है, वहां स्पेसिफाइड होता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम लोग 26 लेके चलते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कहीं 26 से आंसर नहीं आया तो 25 चेक कर लेना, क्यों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। बट नॉर्मली VT इज 25-26 मिलीवोल्ट्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आई नॉट हो गया, VT हो गया। अब चलते हैं ईटा के ऊपर। ईटा इज बेसिकली आइडियलिटी, आइडियलिटी और यूटिलिटी फैक्टर। ईटा क्या होता है, आइडियलिटी या यूटिलिटी फैक्टर कहते हैं। ईटा की वैल्यू बेटा 1 होती है जर्मेनियम के लिए, और ईटा की वैल्यू 2 होती है सिलिकॉन के लिए। लेकिन सर ईडीसी में हम लोगों ने ईटा 1 जी किया बहुत सारा, तो मतलब यूज किया हुआ है। तो देखो अगर तो आपने ईडीसी पढ़ा है तो वहां पे फिर आपके टीचर ने समझाया होगा कि ईटा 1 क्यों ले रहे हैं हम, ठीक है, वो पूरा एक कहानी है ईडीसी की। तो अभी मैं इन नटशेल शॉर्ट में दे रहा हूँ क्योंकि मैं ईडीसी पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब कोई पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा आपको चीजें वहां। अभी आप याद रख लो ईटा इज 1 इफ नथिंग इज मेंशन। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप ईटा को 1 लेके चलो बेटा, ठीक है। डायोड की फॉरवर्ड इक्वेशन है हमारी डिवाइस इक्वेशन। नेक्स्ट is this circuit equation, y is equal to mx plus c. So the y intercept is okay, and this point is called as saturation point, and this point is called as cutoff point. This point is called as cutoff point because cutoff point means the current is becoming zero.
So if you see after this, the current is zero, or at this particular point, the current is zero. And this point is a saturation point because the current is maximum. The device is saturated. The current is maximum. You can see at this point, the current is maximum. That's why as the current is maximum at this point, I'm calling it a saturation point. And at this point, the current is zero. I'm calling this as cutoff point. What will be the value of the voltage? It will be V input, isn't it? The current is zero. If current has to be zero, then VD should be equal to V input. These two will cancel out. So ID is zero when VD is V input. You can see over here. ID is zero when the VD is V input, when the VD is V input. And this we have got from the circuit. So I'm calling it as circuit equation. हो गया यहाँ तक? And this is when the load is connected. ये जो सर्किट इक्वेशन आई है, इसकी वजह से जो लाइन आती है, इसको हम कहते हैं डीसी लोड लाइन, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड अ डीसी एंड बिकॉज ऑफ द लोड आई एम कैलकुलेटिंग अ लाइन. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस लाइन का दूसरा नाम क्या होता है? डीसी लोड लाइन. इसको हम डीसी लोड लाइन भी बोलते हैं. नाउ यू सी डिवाइस इक्वेशन. सी लाइन मिली? यहां तक क्लियर है? डायोड की सर्किट से ये लाइन मिली. Do you see they are cutting at some point? Don't you think this is a simultaneous solution between the diode curve and the load line? और यही डायोड की वैल्यू है जिस पर डायोड काम कर रहा है. बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट वीडी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट करंट्स हैं. डिफरेंट डिफरेंट वीडीज के लिए ये डिवाइस इक्वेशंस की करंट है. लेकिन जहां पे ये मिल रही है वही तो इस समय डायोड में वीडी और आईडी की वैल्यू है, बिकॉज दोनों से सेम आंसर आएगा. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज पॉइंट, लिख देना इसको भी ऐसे क्यों. And this point is basically the Q point, जिसको आप ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हो, जहां पे आप ऑपरेट करवाओगे अपने डायोड को. ये है आपका Q पॉइंट. Q पॉइंट की वोल्टेज डायोड की VD Q कह दी. Q मतलब क्यूसेंट के लिए, और करंट ID Q कह दी. मतलब लेट मी जॉइन इट. VD Q एंड ID Q. ठीक है? ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ना? सबको क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सब आसान आसान सा लग रहा है? मान के चल रहा हूं मैं. फाइन. सो ये होता है हमारा क्यू पॉइंट. ये होता है हमारा क्यू पॉइंट. तो क्यू पॉइंट कैसे मिला? इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिला. इस पॉइंट पे हम लोग अब जो है ऑपरेट करवाएंगे हमारे डायोड को, क्योंकि अब आप देखिए यहां तक कट इन वोल्टेज थी, अब मेरा डायोड कहीं आगे आ चुका है. तो अब डीसी की वजह से मैंने यहां पे डायोड को फॉरवर्ड बायस करके सेट किया. अब यहां पे मैं अपना ऑपरेट करवाऊंगा डायोड. अब यहां पे मैं डायोड में एसी दूंगा. अब मैं वो स्मॉल एसी दूंगा, और अब तो डायोड वर्किंग में स्मॉल एसी दूंगा, डायोड काम करेगा. ओके, लेट मी राइट द नेम फॉर यू. Q point. This is quiescent point or operating point. चलिए लिखते हैं. The point of intersection known as the Q point represents a
simultaneous solution between the diode curve and the load line. In other words, the Q point is the only point on the graph that works for both the diode and the circuit. ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं ना, Q point is the only point on the graph that works for both diode and circuit. एक ही तो बात है. ओके, तो यहां तक मैंने आपको ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट के बारे में कहानी समझा दी. अब स्टार्ट करते हैं एनालॉग. ठीक है, अब वापस आते हैं एनालॉग पे. एनालॉग क्या है? सर्किट. अभी तो मैं डिवाइस के अंदर घुसा हुआ था, मुझे सर्किट सॉल्व करना है यार, मुझे एनालॉग सर्किट के बारे में बातचीत करते हैं. वापस आते हैं कि भैया स्मॉल सिग्नल एसी अगर मैंने दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करके दो. तो सवाल हल करके दो. चलिए सवाल हल करें. अच्छा, वो भी लिख दो. चलो पहले सर्किट बनाता हूँ, फिर मैं आपको वो लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे हमारे बीच में. ये मेरे पास एक सर्किट है डायोड में. स्मॉल सिग्नल मैंने एसी लगाया हुआ है और ये लोड लगा दिया है और अब मैं सर्किट को काम करवा रहा हूं. ठीक है, तो सर्किट में कुछ करंट जाएगी आईडी और डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगी वीडी, है ना? ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी बिकॉज मिली वोल्ट के लिए सर्किट ऑन नहीं हो पाएगा. आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं. तो हमें अब क्या करना होगा, इसमें डीसी बायसिंग करनी होगी, इसके साथ एक डीसी लगानी होगी. वो डीसी इसको फॉरवर्ड बायस करेगी, फिर ये काम करेगा. डायोड से जो भी काम करवाना है करवाएंगे. ठीक है बेटा, ठीक है. नेक्स्ट चीज मैं कोशिश करूंगा, नॉर्मली मेरी हैबिट में ही है, द नोटेशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टू फॉलो दैट नोटेशन. आप तो हैबिट डाल लीजिए, गलती ना हो. मैं तो क्या ही करूंगा, गलती करने को मैं भी कर सकता हूँ, और मेरी कोई गलती की मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं नहीं कर सकता. बड़ा एरोगेंट स्टेटमेंट लगी. मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं गलती नहीं कर सकता, मतलब मेरी गलती की कोई रेपरकशंस नहीं है. मतलब मैं एग्जाम में नहीं लिख रहा हूँ और मेरे से गलती हो गई तो तुम लोग मुझे ठीक कर देते हो. ठीक है, तुम लोग होते हो. तो वो कहने का मेरा मतलब था कि मेरी गलती करने के रेपरकशंस बहुत कम है, आप लोगों की गलती करने के रेपरकशंस बहुत ज्यादा है ना? तो इसलिए आप लोग नोटेशन फॉलो करना ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो. मतलब जब बेटा एसी होगा तो आप दोनों स्मॉल लिया करो. करंट को, वोल्टेज को, जो मतलब आपका पैरामीटर है वो भी स्मॉल, और जो नोटेशन है फुट में उसके वो भी स्मॉल लोगे. जब डीसी होगा तब आप दोनों कैपिटल लेंगे. जब जब डीसी है तब आप दोनों कैपिटल लेंगे. और जब एसी प्लस डीसी है तो आप पैरामीटर स्मॉल और नोटेशन फुट में कैपिटल लेंगे.
आ गया समझ? वही ऋतिक, मेरी गलती सदा नहीं हुई तो समझ गए ना ये भावना क्या थी। ये नोटेशन समझ में आ गई, बिकॉज इसमें आपसे गलती नहीं होगी, आप खुद कंफ्यूज नहीं होगी कि कौन सा पैरामीटर चल रहा था, मैं क्या लिख रहा था, मैं क्या नहीं लिख रहा था। एंड इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन प्रॉपर जो हम लोग यूज करते हैं ताकि गलती ना हो, और नॉर्मली भी होता है। इवन व्हेन आई एम टीचिंग नेटवर्क आल्सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट इन व्हेन वी एंटर इनटू एसी, व्हेन एसी पैरामीटर्स आर देयर, आई ट्राई टू टेक स्मॉल वैल्यूज, small alphabets, and when we are studying the DC, I tend to take capital letters for DC, notice करना आप। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही एसी आया स्मॉल कर दिए, अभी तक डीसी चल रहा था, सब कैपिटल ले रहा था, मैं देखते जाऊं यहाँ पे, ये डीसी था, सब कैपिटल में चल रहा है, नोटिस करो, एवरीथिंग आई हैव रिटन इट इन कैपिटल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस, आई हैव टू सॉल्व दिस। चलो इसको पहले दोबारा से बनाते हैं, साफ करके। ये बात तो बता दिया, दूसरा लेते हैं। सो बेसिकली अगर सर्किट को काम करवाना है तो सर्किट ऐसा होना चाहिए। एक काम करते हैं, 2 वोल्ट का लगा देते हैं, बहुत है। ठीक है, क्योंकि वी गामा सिलिकॉन ले लेते हैं 0.7 वोल्ट, और लोड रेजिस्टेंस 1.3 किलो ओम लेते हैं, जस्ट फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वीडी, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, आई एम टेकिंग इट, सॉरी, टोटल, क्योंकि अब एसी डीसी दोनों लग गया है, तो कैपिटल डी, कैपिटल टी, वी कैपिटल। तो बेटा इस केस में अब आपकी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या होगी? डीसी की वजह से जो वोल्टेज आएगी प्लस एसी की वजह से जो वोल्टेज आएगी, एसी प्लस डीसी की। डायोड में टोटल करंट क्या होगी? द करंट ड्यू टू डीसी, सॉरी एसी, एंड द करंट ड्यू टू डीसी, एंड वोल्टेज कितनी हो जाएगी? वोल्टेज बिकॉज ऑफ एसी प्लस वोल्टेज बिकॉज ऑफ डीसी। ये काटा किस लिए? जस्ट टू शो आधा ओ है, काट दिया तो ओ आधा हो गया। ठीक है, ये मैं नोटेशन यूज करता हूं, आप नहीं करना चाहते आप छोटा वी नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं वी नॉट, आपकी मर्जी है, अपना अपना सिस्टम है। ठीक है, चलिए इस सर्किट का एनालिसिस किया जाए। मतलब अगर आपको ये सर्किट दे दिया गया, ध्यान रखना, अगर आपको ये सर्किट दे दिया गया और अब आपको बोला कैलकुलेट करो, आंसर निकाल के दो, तो आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। आपको पता है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, फिर मैं उसको वापस बैक, मतलब वापस आके ना समराइज करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूं, बिकॉज टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्सेज आर प्रेजेंट, वन इज एसी अनदर इज डीसी, सो आई हैव टू डू इट सेपरेटली बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। ऐसे ही करेंगे, है ना? दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, नेटवर्क में पढ़ा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डीसी एनालिसिस करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अबे जवाब दिया करो, हाँ ना? क्लियर है? गुड, शाबाश, शाबाश। पर मुझे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर नहीं है। क्यों? आपको क्यों क्लियर नहीं है? हम समझाते हैं आपको कि मुझे समझाओ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही इसमें, कि ठीक है मैं समझ गया,
The only way to solve this question is by using the superposition theorem because two different frequency components are present. But how can you apply the superposition theorem when a non-linear element is present? जब एक नॉन लीनियर एलिमेंट प्रेजेंट है, तुम कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने की हिम्मत कर सकते हो? बिकॉज सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड इन एवरी काइंड ऑफ अ नेटवर्क एक्सेप्ट द नॉन लीनियर नेटवर्क, एक्सेप्ट द नॉन लीनियर नेटवर्क। आई बात समझ में? सवाल समझा? ठीक है, तो हल भी है सवाल का। हल ये है दैट our diode is a non-linear network. I do agree. लेकिन सिग्नल क्या है? स्मॉल। तो बेटा इतने से हिस्से में तो सिग्नल स्विंग हो रहा है, इतने से हिस्से में तो सिग्नल वेरी कर रहा है, इतने से हिस्से में तो लीनियर ही है। 20 मिली वोल्ट माइनस प्लस 20 मिली से -20 मिली, 40 मिली का पूरा स्विंग है तुम्हारा, उतने में तो ये लीनियर ही है। That's why I can apply the superposition theorem. That's why I can apply the superposition theorem. Okay? और अदरवाइज कोई और तरीका भी नहीं है सॉल्व करने का, लगानी पड़ती है। ठीक है ना? अगर थोड़ा बड़ा भी होता तो हल्का फुल्का एरर आ जाता, वी कैन मैनेज। अदरवाइज तुम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने बैठ गए भाई, आई नॉट आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी -1 से तुम्हारी तो जिंदगी खत्म हो गई। इसलिए हो ना हो हमें लगाना ही पड़ता है लीनियर, लेके निकालना ही पड़ता है इसके सर्किट को। बट मैंने आपको बता दिया दिस approximation is really very well valid. Matlab, this is valid to up to a large extent basically. So there is no problem with the approximation that I am doing over here. Okay, but still there is no other way. Otherwise the question is going to be very complicated. So we prefer to bear a little bit of error or inaccuracy, but we prefer to use this analysis. Okay, चलिए तो ये आ गया। Now this can be equivalently replaced like this. डीसी वाला तुमने बहुत बार पढ़ा है। अगर आपने डायोड लगाया हुआ है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स कट इन वोल्टेज। दैट इज आई एम यूजिंग द सीवीडी मॉडल ऑफ द डायोड, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। बहुत बार कर लिया अब तक तो ये सब। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी आईडी इज इक्वल टू 2 minus 0.7 divided by 1.3 k. Okay, because RL is 1.3 k I have taken, this is coming as 1 milliampere. VD कितना है भाई? डीसी के केस में VD तो फिक्स है, सीवीडी VD 0.7 है तो सामने सामने है। सर मैं बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू निकालना चाहता हूं तो लगा दो आईडी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वीडी बाई ईटी वीटी। पर उसने मुझे दिया ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है अबाउट अदर थिंग्स, आई नॉट नहीं पता है मुझे। ठीक है, otherwise if you want the precise value of VD you will have to use the formula ID is I naught into e to the power VD by eta VT minus 1, but 0.7 works very well। तो बेटा V नॉट कितना हो गया? V नॉट हो गया RL into 1 मिली, so 1.3 k into 1 मिली, it is 1.3 volt, is 1.3 volt। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब चलते हैं एसी एनालिसिस, अब चलते हैं एसी एनालिसिस। ये आ गया मेरे पास।
अब मुझे क्या करना है, एसी एनालिसिस में आपको पता है मैं डायोड को रिप्लेस करूंगा उसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस से, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर द स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एसी एनालिसिस, सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस द डायोड बाय इट्स डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी, और आरडी की जो भी वैल्यू होगी डाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे बेटा। बट वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ आरडी, हमें आरडी की वैल्यू नहीं पता, दिक्कत होगी। चलिए फिर आरडी निकाला जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है। फाइन, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर इट। अब मैं आरडी निकालने लगा हूं, तो मैंने कहा मेरे पास एक डायोड है, डायोड की वोल्टेज वीडी है, डायोड के थ्रू करंट आईडी है। मैंने बस डायोड को सेपरेट करके बस डायोड को अब देख रहा हूं, क्योंकि मुझे आरडी डायोड के लिए निकालना है। ओके, तो बेटा डायोड की करंट का फॉर्मूला क्या होता है? द करंट ऑफ द डायोड इज आई नॉट ई टू द पावर वीडी बाई ईटा वीटी। यही है डायोड का करंट का फॉर्मूला, सही है? ठीक है, सो नाउ आई एम सेइंग दैट if I have applied in my diode AC, ये डेरिवेशन छोड़ सकते हो, सीधा आप AC RD की वैल्यू ईटा वीटी बाई आईडी याद रख सकते हो, जो मैं रिजल्ट निकालूंगा। दिस ओनली फॉर मेंस पर्पस, आई एम डूइंग द डेरिवेशन समहाउ, इफ यू नीड इट, अदरवाइज स्किप कर देना, डेरिवेशन समझ में नहीं आई तो। ठीक है, AC प्लस DC मैंने दोनों अप्लाई किया, तो करंट क्या होगी टोटल? DC करंट प्लस AC करंट किसके बराबर होगी? देखो ये आई क्या हो गया, आई डीसी प्लस आई एसी, आपने जब दोनों लगाया है डीसी एसी। आई नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज, आई टोल्ड यू इट ओनली डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड द टेम्परेचर, तो आई नॉट फिक्स रहा। ई टू द पावर वी क्या हो गया, वोल्टेज डीसी प्लस वोल्टेज एसी by eta vt, because eta is ideality factor, it is constant, vt depends on the temperature, it is constant। तो अगर आपने एसी और डीसी दोनों वोल्टेजेस लगाई हैं तो सिर्फ ये चेंज होगा। Let's expand it, I can write it as id plus small id is equal to I naught, इसको खोल रहे हैं, e to the power capital Vd by eta Vt into e to the power small vd by eta Vt। Now can you see this is id when capital Vd मतलब DC, तो ये करंट DC वाले केस के लिए हुई डायोड की। I can write it as I capital D plus I small d is coming as I capital D e to the power Vd upon eta Vt। ओके, क्लियर है? नाउ Vd by eta Vt is small, क्या 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 क्या, एक मिनट रुको, क्यों, क्या हुआ? अभी तो पीछे बोल रहे थे वीडी पे ईटा वीटी बड़ा लार्ज है, वन को हम निग्लेक्ट कर देंगे, थोड़ी देर पहले तो बोला था आपने। अब क्या हो गया? उस समय बेटा वीडी जो था वो 0.7 के ऊपर जा रहा था, डीसी लगाया हुआ था। अभी जो मैं वीडी यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये एसी वाला वीडी है, दिस इज वेरी स्मॉल। लगाया कितना मिली वोल्ट, तो तुमने लगाया हुआ 27 मिली वोल्ट। अब भाई ये वीडी बहुत छोटा है, मिली में है, आई बात समझ में? तो अब ये छोटा है, ठीक है, नाउ इट इज स्मॉल, देयरफॉर e to the power vd by eta vt e to the power x, अगर x small है I can approximate it with 1 plus x, that is 1 plus vd by eta vt। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो कैपिटल id प्लस स्मॉल id is equal to capital id 1 plus vd by eta vt। If I open the bracket, id plus capital id
VD plus eta VT. So now you can see this ID and ID will cancel out. Small ID is equal to capital ID VD by eta VT, bringing ID on, मतलब इसको rearrange कर रहा हूं, on the right hand side VD upon small ID, it is eta VT upon capital ID, and from here you can see as AC resistance, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, AC एनालिसिस कर रहे हैं, मैं भी लिख के देता हूं, और डायनेमिक रेजिस्टेंस। बेटा अगर मैंने एसी एनालिसिस किया है तो इस समय इस डायोड की रेजिस्टेंस कितनी होगी, द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग एसी डिवाइड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड ड्यूरिंग एसी, दैट इज वीडी स्मॉल वीडी अपॉन स्मॉल आईडी विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, एसी रेजिस्टेंस। Small vd upon small id will give you the AC resistance, so I can call it as vd upon IAC, which is id small id। अब मैं AC मतलब स्पेसिफाई करने के लिए लिख रहा हूं कि AC रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, and this is coming as, therefore RAC is equal to RD is coming as eta VT by ID। मैं आपको याद रखने के लिए IDC लिख रहा हूं यहां पे कि आपको याद रह जाए। यहाँ पे मैंने डीसी लिखा है, आपको याद रह जाए कि नीचे डीसी होगा। क्यों? जब एसी रेजिस्टेंस निकाल रहे हो डीसी करंट यूज होनी है। अभी सिर्फ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस चल रहा है, लार्ज में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, चलिए याद रखो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस चल रहा है। जब स्मॉल वोल्टेज लगी हुई है एसी की, उस समय जब आपको रेजिस्टेंस निकालनी है एसी वाली, तो उसमें डीसी करंट का इस्तेमाल होगा, उसमें डीसी करंट का इस्तेमाल। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सबको समझ में आया बेटा? सर डीसी क्यों, क्यों सर डीसी करंट का क्यों होगा, कुछ तो बता दो, ऐसे कैसे कैसे, ये कुछ हजम नहीं हो रहा सर। रेजिस्टेंस एसी निकल रही, करंट डीसी, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तो देखो याद करो, रट्टा मारो पर ठीक है। अब इतना एडीसी टच किया, हल्का सा बता देता हूँ, नजर देखो यहाँ पे क्या होगा। तुम अगर डायोड को यहां काम करवा रहे हो तो रेजिस्टेंस यहां पे आएगी। अगर तुम ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट यहां सेट करते तो ये वाली रेजिस्टेंस होती डायोड की। अगर तुम क्यू पॉइंट यहां सेट करते तो ये वाली रेजिस्टेंस होती डायोड की। क्योंकि एसी तो बस इतना इतना फ्लक्चुएट करेगा ना, तो वो क्यू पॉइंट वाली रेजिस्टेंस ही आएगी, बिकॉज वो पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलेगी। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्यू पॉइंट तुम्हारी रेजिस्टेंस डिसाइड होगी। क्यू पॉइंट डिसाइड करेगा एसी के टाइम रेजिस्टेंस कितनी होगी डायोड की। और क्यू पॉइंट कैसे मिलेगा? डीसी से। क्यू पॉइंट कैसे मिलेगा? डीसी से। तो डीसी डिसाइड करेगा क्यू पॉइंट डिसाइड करेगा एसी के लिए रेजिस्टेंस, तो भैया एसी की रेजिस्टेंस में डीसी की वैल्यू तो आनी आनी है, वही तो सेट करेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पॉइंट मैं मार्क नहीं कर देता हूं, मिटा देंगे। ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो है वो कम है? किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कम है? टू पे कम है, टू पे कम है रेजिस्टेंस, है ना? है ना? टू पे कम है रेजिस्टेंस। मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? ये आईडी बाई वीडी स्लोप दे रहा है, हमें वीडी बाई आईडी चाहिए, इनवर्स ऑफ द स्लोप। ठीक है, इसका मतलब टू पे रेजिस्टेंस कम है। अगर टू पे रेजिस्टेंस कम है तो अब आप बताओ वन और टू में से किस पे करंट ज्यादा है? करंट, करंट टू पे ज्यादा है, वन पे कम है, तो जितनी करंट ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। जितनी करंट ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। तो इसीलिए डीसी फैक्टर आया है हमारा फॉर्मूले में, ताकि वो डिसाइड कर पाए रेजिस्टेंस एसी के लिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम क्या कहते हैं, व्हेन वी आर डूइंग द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, वी रिप्लेस आवर प्रेशियस डायोड। प्रेशियस से मुझे वही याद आता है, माय प्रेशियस डायनेमिक रेजिस्टेंस। नहीं देखी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायल? अच्छी देखो, अभी नहीं, एग्जाम निकालने के बाद। सो आरडी, वी गेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस, वी गेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी। आई बात समझ में सबको?
जो देखा, अच्छा। बकेट लिस्ट में कहा, अच्छी 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 है, तीनों बहुत प्यारी मूवीज है, ऑल थ्री आर वेरी ब्यूटीफुल मूवीज। चलिए, तो यहां तक अब जिसको समझ में नहीं आया बेटा, ये फॉर्मूला याद कर लेना बस, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, वापस आते हैं, हमने एसी एनालिसिस चालू किया, मैंने कहा ये रहा मेरे एसी एनालिसिस। अब एसी के लिए डायोड को रिप्लेस कर दो उसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस से, चलो भाई इसको इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, बीच का सारा एक्स्ट्रा था, ठीक है, वापस आ रहे हैं क्वेश्चन। आर डी, वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी प्लस माइनस, आर डी कितना होगा, आर डी इज ईटा वीटी बाई आई डी। जब बेटा कुछ ना हो तो ईटा की वैल्यू 1, कुछ ना हो तो वीटी की वैल्यू 26 मिली, तो आरडी निकाल लेते हैं, 1 इंटू 26 मिली अपॉन आईडीसी। तो आपको अभी एक चीज समझ में आई कि जब भी आपको स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस करना है, सबसे पहले उसमें डीसी एनालिसिस करना होगा, क्योंकि एसी एनालिसिस करने के लिए आपको डायोड की डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए होगी, और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको डीसी करंट चाहिए होगी। इस वजह से एसी एनालिसिस से पहले आपको डीसी एनालिसिस करके रखना होगा, ताकि आप डीसी करंट को यहां पे डाल पाए। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आप यहां से आरडी को देखिए, आरडी आ रहा है 26 ओम्स, देयरफॉर अब आप डायोड करंट निकाल लीजिए एसी के केस में, 20 sin ओमेगा टी अपॉन 26 प्लस 1300 मिली। समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूं, 20/26 प्लस 300, तो 20, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1326। So this is coming as 15.08, छोड़ो, 15 sin of omega t micro ampere. Therefore, complete diode current will be 1000 प्लस 15 sin ओमेगा टी, मैंने 1 मिली को माइक्रो कर दिया, ठीक है, टोटल माइक्रो ले लिया। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया है, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया है। ओके, क्लियर हुआ। अब मैं आपको वापस समराइज कर रहा हूं, बाद में गलती मत करना, फालतू की चीजें मत करना, ठीक है, गड़बड़। देखो, हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल और लार्ज सिग्नल मॉडल पढ़ना है, लार्ज सिग्नल मॉडल में कुछ नहीं है, वो सेम है, इसलिए उनको कुछ बताना नहीं होगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहले बात करते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल की। मैंने कहा कि अगर मैंने एक एसी दिया है जो कि बिल्कुल स्मॉल है, और मुझे सर्किट का एनालिसिस करना है, तो सर्किट में एसी और डीसी दोनों लगेंगे, बिकॉज स्मॉल एसी के लिए मेरा सर्किट चालू नहीं हो पाएगा। पहली बात क्लियर हुई, पहली बात क्लियर हुई। अभी ये वाली स्माइली कौन भेज रहा है, कितनी बार मना किया है कि ये वाली स्माइली मत दबाया करो, बी केयरफुल व्हेन यू आर क्लिकिंग द स्माइली, ठीक है, ये वाली गंदी वाली स्माइली नहीं भेजनी, ठीक। तो आपको एसी डीसी दोनों देना पड़ेगा। डीसी क्यों दिया, डीसी हमने इसलिए दिया ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट सेट हो पाए, ताकि मुझे ये पता लगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो चुका है, अब एसी दो, तो सर्किट डायोड ऑलरेडी ऑन है, अब करवाओ सर्किट को हम डायोड से जो भी करवाना है तुम्हें एसी के लिए। तो क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट हमने पढ़ा, उसके लिए हमने यहां से ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ा, ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे सेट होता है, क्या होता है, हमने पूरा यहां पे देख लिया, और हमने कहा अब हम एसी दे देंगे। फिर मैंने कहा कि अगर एसी है तो फिर क्या करेंगे, हमने कहा अगर हमारे पास एसी है स्मॉल, तो डायोड को हम रिप्लेस करेंगे उसके फॉरवर्ड बायस मॉडल से आरडीसीडी, और उसके रिवर्स बायस मॉडल से आरआरसीटी। फिर मैंने कहा कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है जिसपे नॉर्मली हम काम करते हैं, तो सीडी और सीटी नजर नहीं आएंगे, हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल है, बट इफ लो फ्रीक्वेंसी इज नॉट देयर, हाई फ्रीक्वेंसी इज देयर, देन दीज आर द टू मॉडल्स। ये हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ लिया एसी के लिए। हमने कहा चलो भाई क्वेश्चन बनाए, अब हमने कहा करो इसका एसी एनालिसिस। तो आपने कहा सर डीसी और एसी दोनों लगे हुए हैं, ये सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है, तो इसको एनालाइज करते हैं। तो मैंने कहा लेकिन सर एसी निकालने के लिए पहले डीसी यूज करना होगा,
तो हमने क्या कहा, एसी हटाओ और डीसी लगाओ, और डीसी के केस में डायोड को रिप्लेस करो उसकी कट इन वोल्टेज से। तो अब याद रखेंगे, जब भी आप स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस करेंगे, आप हमेशा डायोड में सीवीडी मॉडल यूज करेंगे, कभी पीडब्ल्यूएल मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज हमें डायोड की रेजिस्टेंस पता ही नहीं होती है जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे होते हैं। कल मेरे से मत पूछना, क्योंकि लार्ज सिग्नल मॉडल में मैं पीडब्ल्यूएल मॉडल यूज करूंगा, डीसी में भी, उसमें डीसी में भी मैं रेजिस्टेंस लूंगा, लेकिन स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस में कभी भी आप जब डीसी एनालिसिस करते हैं तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि जब मैं डीसी एनालिसिस कर रहा होता हूं तब मुझे रेजिस्टेंस पता ही नहीं होती है, तो मैं क्यों कैसे ले सकता हूं? कल ये सवाल नहीं आना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा लो। तो जब हम स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस में डीसी एनालिसिस करेंगे, डीसी एनालिसिस के टाइम आप सिर्फ सीवीडी लेंगे, आप रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो पहले मैं डीसी एनालिसिस करके आईडीसी निकालता हूं, फिर मैं उस आईडीसी को यूज करता हूं एसी एनालिसिस में आरडी निकालने के लिए। और एसी एनालिसिस में जैसा कि हमने देखा, हमारा डायोड जो है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है। बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो अब सिर्फ 2 मिनट का बचा है लार्ज सिग्नल मॉडल, उसके बाद डायोड खत्म। सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, जो ये भी स्मॉल सिग्नल, ये जो मतलब इक्विवेलेंट सर्किट एनालिसिस करवाया मैंने, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट करवाया आपको टॉपिक ये वाला, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, देन वी आर डन, वी आर एंटरिंग इनटू द बीजेटी आफ्टर दिस। तो कल ये सारा खत्म करके हम बीजेटी स्टार्ट करेंगे। मेरा मूड रहा, नहीं हुआ मेरा मूड कल बीजेटी स्टार्ट करने का, तो परसों बीजेटी चालू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपकी पीवाईक्यू क्लास नहीं है आज, क्योंकि मुझे क्लास ये वाली डिले करनी पड़ेगी, रीशेड्यूल करनी पड़ गई। कल से हो सकता है मैं आपकी पीवाईक्यू क्लास लूं, ठीक है? चलिए बेटा, चल कल मिलते हैं, बिल्कुल कल मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, हैव अ गुड इवनिंग, बाय। हाँ 2 बजे, कल 2 बजे, आज तो मुझे कुछ काम पड़ गया था इसलिए रीशेड्यूल करनी पड़ गई। कल 2 बजे। टेक केयर बेटा, बाय बाय।